अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड टीचर समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बीच में एक टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हमने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं थी जो समझना है। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक से रीड करें। फिर भी अगर आपको मुश्किल पेश आए, कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब दें। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर हमारी मेहनत डिज़र्व करती है, तो काइंडली हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली इनके दो सोर्सेज हैं। ये दो चीज़ों से हासिल होते हैं, एक लिविंग थिंग्स से और एक नॉन लिविंग थिंग्स से। हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। देखिए बच्चों, जो जानदार मर जाते हैं, चाहे वो जानदार एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, जब वो मुर्दा हो जाते हैं तो इन जानदारों के जो मुर्दा अजसाम है, इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी पड़ती जाती है और ये ज़मीन के नीचे से नीचे दबते जाते हैं। जब ये ज़मीन में दब जाते हैं तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो बैक्टीरिया और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन मुर्दा अजसाम की तोड़ फोड़ करते हैं, इनके डिकम्पोजिशन करते हैं और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में ये जो मुर्दा अजसाम होते हैं ये एक नए मैटर में तब्दील हो जाते हैं, एक नए मादों में तब्दील हो जाते हैं। उन मादों को हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इन्हीं फॉसल फ्यूल्स से हासिल होते हैं। फॉसल फ्यूल हमारे पास तीन किस्म के हैं, कोल यानी कोयला है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। तो याद रखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नेचुरली इनका एक जरिया नॉन लिविंग थिंग्स यानी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स से मुराद डेड ऑर्गेनिजम्स हैं। जब जानदार मर जाते हैं और ज़मीन के नीचे दब जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, जिसके नतीजे में वो फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉसल फ्यूल कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है और इन्हीं से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोल की तरफ। कोल एक, आपको पता है, एक सॉलिड है, ब्लैक कलर का एक सॉलिड है। ये कैसे वजूद में आता है? जब प्लांट्स गिर जाते हैं यानी मुर्दा हो जाते हैं, जब प्लांट्स या उनका कोई हिस्सा गिरता है, जैसे लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं या उनके स्टेम्स या रूट्स हैं, जब वो मर जाते हैं, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो ये डेड प्लांट्स जमीन में आहिस्ता आहिस्ता दबते जाते हैं और जमीन के अंदर जब काफी हद तक ये दब जाते हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन का अमल होता है। बैक्टीरियन को इस लकड़ी को डिकम्पोज करते हैं, इसके अलावा केमिकली भी ये डिकम्पोज होते रहते हैं, इनके ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये लकड़ी जो है ये एक किस्म के कोयले में तब्दील हो जाती है और उसको हम पीट कहते हैं। पीट एक किस्म का कोयला है। फिर अगर मजीद कुछ अरसे तक ये पीट ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहे तो मजीद जो हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है ज़मीन के अंदर और ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये पीट लिग्नाइट में तब्दील हो जाता है। ये फिर एक किस्म का कोयला है, लिग्नाइट। फिर लिग्नाइट अगर मजीद अरसे के लिए वहाँ पड़ा रहे तो ऊपर हाई प्रेशर होता है। ज़ाहिर है जैसे जैसे अरसा गुजरता जाता है तो इसके ऊपर मिट्टी और ज़्यादा जमा होती जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। तो हाई प्रेशर की वजह से ये लिग्नाइट बिट्यूमिनस कोल में तब्दील हो जाता है। ये एक नई किस्म का कोयला है। फिर अगर मजीद ये बिट्यूमिनस कोल पड़ा रहा है उसके अंदर तो बिट्यूमिनस कोल हाई प्रेशर की वजह से ये बलाखिर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 1, 2, 3, 4 हैं, ये चारों चीज़ें कोल की एक किस्म है, कोयले की किस्म है। ये एक घटिया किस्म का कोयला है, ये उससे अच्छी किस्म है, ये उससे अच्छी किस्म है और ये उससे अच्छी किस्म है। ये सब कोल हैं और इनमें जो डिफरेंस है, इनकी क्वालिटी में जो डिफरेंस है वो कार्बन की परसेंटेज की वजह से है। वुड के अंदर बेसिकली सिर्फ 40% कार्बन होती है, फिर जो पीट होता है उसके अंदर 60% कार्बन होती है, फिर जो लिग्नाइट है इसके अंदर 70%, बिट्यूमिनस कोल के अंदर 80% और जो एंथ्रासाइट है इसके अंदर 90% कार्बन होती है। यही वजह है कि एंथ्रासाइट के अंदर चूंकि सबसे ज्यादा कार्बन होती है इसलिए ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। और इस प्रोसेस को हम बच्चों कार्बोनाइजेशन कहते हैं, यानी वुड का कोयले में तब्दील होना, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। और ये कार्बोनाइजेशन कैसे हुई है? बैक्टीरियल और केमिकल डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। जब अब हमारे पास कोयला आ गया है तो अब हम इस कोयला को हाई टेम्परेचर यानी 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे
और हवा की अदम मौजूदगी में गर्म करेंगे। ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको गर्म नहीं करना, हीट अप जो इसको करना है हाई टेम्परेचर पे वो हवा की मौजूदगी में नहीं करना बल्कि हवा की अदम मौजूदगी में करना है। तो जब हम कोयले को हीट अप करते हैं तो उसके नतीजे में ये हमारे पास 3 चीजें हासिल होती हैं, कोक, कोल गैस और कोल तार। तो ये जो हमने कोल को इन नई चीजों में कन्वर्ट कर दिया है, इस प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन एक ही चीज है, यानी कोल को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर गर्म करना, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो हमने पहले वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जिससे हमें ये कोल हासिल हुआ, कोयला हासिल हुआ, और फिर जब हमने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसके नतीजे में हमें ये चीज़ें हासिल हुई। अब खुद ये कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है, यानी कोक एक मिक्सचर है जिसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कोल गैस एक मिक्सचर है जिसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसी तरीके से कोल तार भी एक मिक्सचर है जिसमें कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बिलखुसूस ये जो कोल तार है इससे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। हम इस कोल तार की मजीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे जिसके नतीजे में हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 184 बिलियन टन कोयला मौजूद है और इस 184 बिलियन टन कोयले में से 80% जो कोयला है वो भट्टियों में इस्तेमाल होता है ईंटें पकाने के लिए, जबकि जो बाकी बचता है उनमें से कुछ जो है वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी घरों में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो फॉसल फ्यूल है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं वो है बच्चों नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है ये जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है उनका मिक्सचर है। ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? देखें, हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 3 किस्म के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये जो नेचुरल गैस है ये अल्केन्स का मजमुआ है और अल्केन बहुत सी हैं, लेकिन ये जो पहली 4 अल्केन्स हैं यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 गैस से मिलकर, ये 4 अल्केन्स मिलकर नेचुरल गैस बनाते हैं। और इन चारों में ये जो मीथेन है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है नेचुरल गैस के अंदर। 85% नेचुरल गैस में मीथेन पाई जाती है। और ये नेचुरल गैस कैसे बनती है? जिस तरीके से बच्चों कोयला बनता है कि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो डेड बॉडीज़ हैं जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है ज़मीन के अंदर, केमिकल और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, उस जिस तरीके से कोयला बनता है इसी तरीके से उससे नेचुरल गैस भी बनती है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी डेड ऑर्गेनिज्म के जो डेड बॉडीज हैं उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में जहाँ पे कोयला बनता है वहाँ पे नेचुरल गैस भी बनती है। नेचुरल गैस पाकिस्तान में आपको पता है कि ये बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे बिजली बनाने के लिए भी गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल गैस को। और इसके अलावा नेचुरल गैस जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ में भी इस्तेमाल होती है, यानी घरों में ये इसको खाना पकाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या और चीज़ें चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हमारे पास फॉसल फ्यूल है पेट्रोलियम। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि कोयला कैसे बनता है और नेचुरल गैस कैसे बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब डेड ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडीज डिकम्पोज होती हैं, केमिकल और बैक्टीरियल उनकी डिकम्पोजिशन होती है, तो जहाँ पे सॉलिड कोल बनता है, जहाँ पे नेचुरल गैस बनती है, वहीं पे एक लिक्विड भी बनता है। उस लिक्विड को हम क्रूड ऑयल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक लिक्विड बना हुआ है। तो जहाँ पे पहले सर्वे किया जाता है ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पे कि कहाँ पे ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम हो सकता है, तो सर्वे के बाद जब पता चलता है तो वहाँ पे कुएं खोदे जाते हैं और कुएं खोदने के बाद यहाँ से पेट्रोलियम बाहर निकाल लिया जाता है। तो जब इस ऑयल को, इस लिक्विड को कुएं के ज़रिए से बाहर निकाला जाता है उस वक्त उस ऑयल को हम बच्चों कहते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी खाम तेल। तो फिर इस खाम तेल को बाद में कुछ रिफाइनरी यूनिट होते हैं, कुछ मशीनें होती हैं, उनके अंदर इस क्रूड ऑयल को साफ़ किया जाता है और साफ़ करने के बाद क्रूड ऑयल पेट्रोलियम कहलाता है। तो पेट्रोलियम जो है वो रिफाइंड फॉर्म है, यानी साफ़ हुई शक्ल है। और ये कैसे बनता है? अभी बता रहा था कि ये भी उसी तरीके से जो
ऑर्गेनिक मैटर है, डेड बॉडीज़ हैं, उनकी केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन से बनता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं जो क्रूड ऑयल को साफ़ करके पेट्रोलियम बनाती हैं। जैसे एक अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि मोरगा में है, मोरगा रावलपिंडी के करीब एक इलाका है, तो वहाँ पे अटक ऑयल रिफाइनरी है। इसके अलावा कराची में 2 ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड कराची और दूसरी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, ये भी कराची में है। और इसके अलावा एक चौथी भी ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे तेल साफ़ किया जाता है, क्रूड ऑयल साफ़ किया जाता है, और वो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो महमूद कोट में है, जो कि मुल्तान के पास है। तो ये 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में जो एक बड़े लेवल पे क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं और उससे पेट्रोलियम बनाती हैं। बच्चों, जब पेट्रोलियम हासिल हो जाता है, जब क्रूड ऑयल को साफ़ करते हैं तो उससे पेट्रोलियम हासिल हो जाता है। अब उस पेट्रोलियम की मज़ीद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, यानी वो जो हमारे पास लिक्विड हासिल हुआ है, हम उस लिक्विड को एक टावर के अंदर हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उस पेट्रोलियम के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और हर चीज़ का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे उस पेट्रोलियम, उस लिक्विड के अंदर नेचुरल गैस भी है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। लिहाजा जब टेम्परेचर 1 से 20 तक जाता है तो जितनी भी नेचुरल गैस उस पेट्रोलियम में होती है वो सारी नेचुरल गैस बुखारात बन के, वेपर्स बन के बाहर निकल जाती है, गैस की फॉर्म में बाहर आ जाती है और हम बाहर से हम उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर 20 से 60 तक जाता है तो 20 से 60 तक जाते हुए उसके अंदर से पेट्रोलियम ईथर नामी फ्रैक्शन है, वो वेपर्स बना के बाहर आती है, तो उसको भी हम अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता है, 60 से 100 तक जाता है, तो 60 से 100 तक जाते हुए उसमें एक फ्रैक्शन है जिसका नाम है नेफ्था। तो नेफ्था जो है वो उसके वेपर्स बन के बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो उन वेपर्स को हम कलेक्ट करते हैं और उन वेपर्स को दोबारा ठंडा करके उससे लिक्विड हासिल करते हैं, जिसको नेफ्था कहते हैं। इसके बाद फिर टेम्परेचर जो है 100 से जब ऊपर जाता है, तकरीबन 220 तक जाता है, तो 220 तक जाते हुए गैसोलीन जो है उसके वेपर्स बनते हैं, वो बाहर आते हैं, तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब टेम्परेचर 325 तक जाता है तो 325 तक जाते हुए उसमें से केरोसिन के वेपर्स बाहर आते हैं, उनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मोर देन 275 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे गैस ऑयल नामी एक फ्रैक्शन मौजूद है, उसके वेपर बाहर आते हैं, उनको भी हम अलग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस हैं, अलबत्ता ये इनके वेपर्स तो नहीं बनते बल्कि ये खुद ही इनको बाहर निकालना पड़ता है। ये विस्कोस लिक्विड्स होते हैं तो खुद ही इनको निकालना पड़ता है, ये अलग पड़े रहते हैं। और इसके अलावा एक और फ्रैक्शन मौजूद होती है इस पेट्रोलियम के अंदर, वो पैराफिन है। ये इसके भी वेपर्स नहीं बनते बल्कि ये सॉलिड फॉर्म में होती है और इसको अलग कर लिया जाता है। और आखिर पे एक और फ्रैक्शन इस पेट्रोलियम में बच जाती है आखिर पे, जिसको असफाल्ट या पेट्रोलियम कोक कहते हैं, ये भी सॉलिड फॉर्म में होती है और इसको भी अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से जब हम पेट्रोलियम नामी लिक्विड को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो एक ख़ास टेम्परेचर पे एक चीज़ अलग हो जाती है, फिर एक ख़ास टेम्परेचर पे दूसरी चीज़ भी अलग हो जाती है, फिर तीसरी चीज़ अलग हो जाती है, फिर चौथी। इस तरीके से तमाम फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम में मौजूद थी वो सारी अलग अलग हो जाती हैं और हर फ्रैक्शन के फिर अपने अपने यूजेस हैं। मसलन कुछ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, कुछ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा कुछ लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, कुछ वैक्स प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, कुछ जो है वो रूफिंग वगैरह या रास्ता बनाने में, सड़कें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारी फ्रैक्शन अलग हो जाती हैं और उनके अपने अपने यूजेस होते हैं। जी बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का लेसन, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से सोर्स हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिकली नेचुरली 2 सोर्सेज हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक डेड ऑर्गेनिजम्स। तो हमने आज सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स पे फोकस किया कि डेड ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो अगर बेटा आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।